तो हेलो गाइस। चलो आज हम लोग का इन्वेंटरी तीसरा क्लास है। जैसा कि बोला था कि मैंने 4 क्लास में आप लोग को इन्वेंटरी चैप्टर खत्म करा दूंगा। बहुत छोटा चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज तीसरा क्लास है, एक और क्लास लूंगा, आप लोग का इन्वेंटरी पक्के से खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स जो हम लोग का छोटा छोटा था हम लोग का थ्योरी, वो करने के बाद हम लोग सॉलिड सॉलिड सम्स करेंगे एक दो। ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने ये समझा था कि हमारे बिजनेस एंटिटी में कितने टाइप्स की इन्वेंट्री होती है। तो हम लोग बोले भैया टाइप ऑफ इन्वेंट्री डिपेंड करता है कि मैं मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है कि मेरा ट्रेडिंग है। मतलब मैं कोई सामान मैन्युफैक्चर करता हूँ या मैं सामान खरीद के बेच देता हूँ। अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ तो मेरे लिए रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री है, डब्ल्यूआईपी भी इन्वेंट्री है, फिनिश गुड भी इन्वेंट्री है, स्टोर एंड स्पेयर भी इन्वेंट्री है, साथ ही साथ पैकिंग मटेरियल भी इन्वेंट्री है। और अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ तो भैया जो ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास सामान है बस वही है मेरे लिए इन्वेंट्री। आई थिंक ये सब हम लोगों ने आपको बता दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। पढ़ने के बाद सब मतलब भी बता दिए थे कि क्यों हम लोग इन्वेंट्री को वो करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया इन्वेंट्री हम लोग वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। हम लोगों ने आपको क्या बताया था कि भैया हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। जिससे मैंने आपको क्या बताया था कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट का देखो, एग्जाम में आपसे दे सकता है कि इन्वेंट्री का कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो मैंने आपको बोला था कि इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या होता है। तो आपने बोला था भैया इन्वेंट्री के कॉस्ट में तीन चीजें ऐड होंगी। उसको खरीदने का खर्चा कितना लगा, खरीदने का खर्चा कितना लगा। फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, डब्ल्यू को आप कन्वर्ट करते हो ना। जो डब्ल्यू आपके पास गुड्स है, जो डब्ल्यू आपके पास गुड्स है, उसको आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का जो भी खर्चा लगा वो भी आपके इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का एक ही फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो सबसे पहले हम लोग सीखे थे कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट से मैंने आपको बोला था तीन चीजें ऐड करना। कॉस्ट ऑफ परचेज, भैया परचेज करने का मेरा जो भी खर्चा लगा। अब परचेज करने का खर्चे में अगर आपको डिस्काउंट वगैरह दिया गया तो आप वो लेस करोगे। और अगर आपको जीएसटी का मान लो कोई भी टैक्स का इनपुट दिया गया है तो भैया वो इनपुट्स के पार्ट को आप ऐड मत करना। आप ये मत बोलना कि सामान परचेस करते टाइम मैंने जीएसटी दिया। अरे आपने जीएसटी दिया तो ठीक है, लेकिन आपको तो उसका इनपुट मिल जाएगा ना। समझे। तो कॉस्ट ऑफ परचेज, आपका परचेज करने का जो भी खर्चा लगा आप उसको ऐड करोगे। अगर आपको टैक्स का इनपुट मिल जा रहा है तो आप उसको ऐड बैक नहीं करोगे। दूसरा, डब्ल्यू आई पी को फिनिश गुड तक कन्वर्ट करने में भी आपका बहुत सारा खर्चा लगा होगा, आप उसको भी ऐड बैक करोगे। साथ ही साथ भैया इन्वेंट्री तो मेरा बन गया, लेकिन वेयर हाउस से प्रेजेंट लोकेशन तक इन्वेंट्री लाने में मेरा जो भी खर्चा लगा, चाहे मेरा कैरेज का खर्चा हो चाहे कुछ भी खर्चा हो, तो भैया वो भी हम लोग ऐड बैक करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज में। ठीक है, ये हमने देख लिया था शॉर्ट शॉर्ट में। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोले थे कि भैया कुछ कुछ चीजों को हम लोग इन्वेंट्री में ऐड बैक नहीं करेंगे। लाइक मान लो एबनॉर्मल अमाउंट। एबनॉर्मल वेस्ट मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था दो टाइप का वेस्ट होता है, दो टाइप का लॉस होता है। एक नॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब क्या, प्रोडक्शन करते टाइम मेरा उतना यूनिट वेस्ट होगा ही होगा। नॉर्मल लॉस क्या होता है कि भैया मान लो मैं 100 मोबाइल बनाता हूँ तो 100 मोबाइल बनाते टाइम 2 मोबाइल वेस्ट होगा ही, किसी का उसमें कुछ कंट्रोल नहीं है। तो भैया जब आपको पता ही है होगा ही, कोई ह्यूमन फॉल्ट नहीं है, तो वो हो गया मेरा नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस मेरे इन्वेंट्री के कॉस्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि भैया एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस मतलब कि एक आदमी की वजह से आपका 5 मोबाइल लॉस हो गया। तो ये एबनॉर्मल लॉस को हम लोग हमारी इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड बैक नहीं करते। ठीक है, आगे कोई सम होगा तो देखते हैं। दूसरा, भैया स्टोरेज कॉस्ट वगैरह ऐड नहीं होता। मेरे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब मेरे ऑफिस का जो भी खर्चा, लाइक मेरे ऑफिस के स्टाफ को सैलरी वगैरह देना पड़ता है, ये सब ऐड बैक नहीं होता। चौथा, सेलिंग वेलिंग करने का जो खर्चा वो सब मेरे इन्वेंट्री में ऐड बैक नहीं होता। ठीक है भैया। तो हम लोग ये तो देख लिए कि मेरा कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग पढ़े भी थे पहला क्लास में। आज हम लोग का मेन कंसर्न है कि भैया नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं। भैया आपने कॉस्ट का तो मतलब बता दिया था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब बताओ। एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम लोग क्या बोले थे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होता है हम लोग का। हम लोग का इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक ही फॉर्मूला है। हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्या फॉर्मूला है भैया, कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये हमने बताया था। लेकिन हमने आपको ये भी एक बार, मैंने शायद आपको बताया था कि विचेवर इज लोअर का फॉर्मूला हम लोग क्यों लगाते हैं। क्योंकि हम लोग बोले थे ना
क्योंकि भैया अकाउंट्स हमें क्या बताता है कि फ्यूचर के लॉस कोई होने वाला है तो उसको आज ही से बुक कर लो, लेकिन फ्यूचर के इनकम को गेन मत करो। इसीलिए हम लोग ईयर एंड में हम लोग ये देखते हैं कि कम से कम मेरे को कितना रुपया मिलेगा मेरे इन्वेंट्री से, तो हम लोग उसी में रिकॉग्नाइज कर देते हैं। अब यह एनआरवी मतलब क्या होता है? बोला देखो, एनआरवी मतलब एक फॉर्मूला है। एनआरवी मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एनआरवी मतलब क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप लोग बात ही से समझ पा रहे हो, एक सामान बेच के आपको नेट नेट में कितना रुपया मिलेगा। समझो कॉस्ट और एनआरवी में क्या डिफरेंस है। आपने एक मोबाइल खरीदा, भैया मोबाइल खरीदने का तो कॉस्ट आपका 15,000 था, तो वो हो गया कॉस्ट। लेकिन अभी अगर आप मोबाइल को बेचने जाओगे, बेचने जाने से पहले आपको OLX में 200 रुपया का ऐड डलाना होगा। मैंने बोला हाँ। भैया बेचने से पहले आपको कुरियर वगैरह कुछ भी, मतलब दूर में बेच रहे हो तो कुरियर वगैरह का चार्ज देना होगा। मैंने बोला हाँ। तो करते करते ना बेचते टाइम ना आपके हाथ में बहुत सारा खर्चा आ जाएगा। समझ रहे? एक मोबाइल आपने खरीदा 15,000 में, लेकिन आपको बेच के मिल रहा है 16,000। मान लो आपको बेच के कितना मिल रहा है? 16,000। लेकिन 16,000 को सेल करने के लिए आपको बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो वो सब हम लोग 16,000 में से माइनस कर देंगे। बात समझो, आपने मोबाइल खरीदा 15,000 में, भैया 15,000 तो कॉस्ट है, साइड रखिए, 15,000 तो कॉस्ट है। वो 15,000 आपने जो भी बोला, वो 15,000 मेरा कॉस्ट है। अब भैया अगर आप वो मोबाइल मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको मिलेगा 16,000। लेकिन भैया 16,000 ये सेल करने के पीछे आपको 200 रुपया में OLX का एड डलाना पड़ा, आपको 800 रुपया का कुरियर चार्जेस देना पड़ा, आपको 400 रुपया का पैकेजिंग चार्जेस देना पड़ा। समझ रहे हो? तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कि एक प्रोडक्ट को बेच के नेट नेट में मुझे कितना रुपया मिल रहा है। तो इस केस में नेट नेट में मुझे 14,600 रुपया ही मिल रहा है। समझे? आपको ऊपर ऊपर से नजर आ रहा है कि मेरा मोबाइल 16,000 में बिकेगा, लेकिन मैंने बोला ठीक है 16 में बिकेगा, लेकिन आपके हाथ में 16 थोड़ी आया। आपके हाथ में तो बहुत सारा चार्जेस लग रहा था। चार्जेस को माइनस करके बोलो आपके हाथ में कितना रुपया आया। समझे? यही कॉन्सेप्ट है हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि नेट में आपके हाथ में कितना रियलाइज होगा रुपया। ठीक है? इसीलिए हम लोग विचेवर इज लोअर में करते हैं। चलो एक बार हम लोग एनआरवी को डिटेल में पढ़ते हैं, एक बार डिटेल में स्टडी करते हैं कि एनआरवी हमें बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है? मैंने लास्ट दिन आपको नहीं पढ़ाया था। बोला दिस इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एनआरवी मतलब हमारा क्या बोला है कि भैया एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेट टोटल एस्टिमेट में सेल कितने में होगा, ये एस्टिमेट में सेल कितने में होगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितने रुपए में सेल होगा। जैसे मेरे मुझे 16,000 में सेल हो रहा था, लेस माइनस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक द सेल। बोला ना? बोला ना? एनआरवी का मतलब क्या है कि भैया आपका सेलिंग प्राइस क्या है, और वो सेल करने के लिए आपको कितना खर्चा देना पड़ा वो माइनस करो। जैसे 16,000 का हमारा मोबाइल था, लेकिन भैया एक मोबाइल बेचने के पीछे मुझे OLX में ऐड चलाना पड़ता है, मुझे कोरियर चार्जेस देना पड़ता है ना, मुझे पैकेजिंग चार्जेस देना पड़ता है। अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो मेरा मोबाइल सेल ही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो बड़ा सिंपल सा है कि आपका मोबाइल कितने में बिकेगा, प्लस बेचने के लिए आपने कितना कॉस्ट इंकर किया। मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। समझे? समझे बात? एनआरवी का मतलब क्या कि आपका मोबाइल 16,000 में बिकेगा। जैसे मान लो ना, जींस मान लो, जींस का आपको लग रहा है कि भैया एक जींस मैं 250 का बेचता हूँ, 250 छोड़ो ज्यादा ही कम हो गया, मान लो एक जींस मैं 750 का बेचता हूँ, लेकिन ये 750 के पीछे, ये 750 रुपए के जींस को बेचने के पीछे आपको आपको क्या करना पड़ता है? आपको रास्ते में एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ता है। पर जींस का आपका 20 रुपया का एडवर्टीजमेंट चलता है, पैकेजिंग लग जाता है 30 रुपए का। तो मैं बोलता हूँ ये जींस आपका एनआरवी 700 रुपए है। समझे? भले ही सेलिंग प्राइस आप उसको बेच दोगे 750 में, लेकिन सेल करने के पीछे आप जो खर्चा इंकर कर रहे हो उसको भी तो माइनस करोगे ना। समझ आया? तो एनआरबी का कॉन्सेप्ट समझ आया? एनआरबी का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कितने का सेलिंग प्राइस है माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। अब हमारे बुक में दिक्कत क्या है, मुझे लगता नहीं है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कुछ भी ऐसा समझ दिया हुआ है कि एनआरबी अलग से कैलकुलेट करने का। जब हम लोग आरटीपी एमटीपी का सीरीज करेंगे उसमें दिया रहेगा तो अच्छा बात है, नहीं तो आप लोग ये फॉर्मूला को एकदम दिमाग में बैठा लेना। बाई चांस इंस्टीट्यूट आपसे अचानक से एग्जाम में टेस्ट कर ले रहा है तो आप लोग दिमाग लगा के आप लोग कुछ ना कुछ सॉल्व कर पाओगे। समझे? कुछ नहीं है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस
माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। आपका सामान कितने में बिकता है, बेचने के पीछे आपने कितना खर्च किया, उसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा एनआरवी। ठीक है, ठीक है, समझ आया। आगे क्या बोलता है, इन केस ऑफ फिनिश गुड एंड ट्रेडेड गुड। अब बोल रहा है कि फिनिश गुड और ट्रेडेड गुड्स के लिए क्या है, समझो, अलग अलग चीज का अलग अलग एनआरवी होता है। अगर आप फिनिश्ड गुड का बात कर रहे हो या ट्रेडेड गुड्स का बात कर रहे हो, ट्रेडेड मतलब समझ रहे हो ना कि मैं खरीदता हूँ बेचता हूँ, मैं खरीदता हूँ बेचता हूँ, अलग अलग चीज का अलग अलग एनआरवी होता है। हमारे पास बहुत टाइप की इन्वेंट्री थी, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड, स्टोर एंड स्पेयर, पैकिंग मटेरियल, ट्रेडेड गुड, बहुत टाइप का हम लोग के पास इन्वेंट्री था। अलग अलग इन्वेंट्री का अलग अलग एनआरवी निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कोई फिनिश गुड है, आपके पास कोई फिनिश गुड पड़ा है या ट्रेडिंग गुड पड़ा है कि आप खरीदते हो बेचते हो, तो उसके लिए केस में एनआरवी क्या है, कितने में बेचा माइनस कितना खर्चा आपने इंकर किया। हाँ, कितना है, सेलिंग प्राइस विच इज रिड्यूस बाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सिंपल। इसका एनआरवी कैसे निकलेगा, भैया आपने कितने में सेल किया, सेल कितने में किया, माइनस सेलिंग एंड माइनस सेलिंग एक्सपेंस, माइनस सेलिंग एक्सपेंस, बस। फिनिश या ट्रेडेड गुड्स के लिए आपका क्या खर्चा हो सकता है, एक बात बताओ। आपके पास एक सामान आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, आप एक मोबाइल को खरीद रहे हो बेच रहे हो, भैया बेचने के पीछे आपको बेच के रुपया कितना में मिला, माइनस सेलिंग करने के पीछे कितना खर्चा था, फिर तो हो गया। समझ रहे हो, ट्रेडिंग गुड्स के लिए एनआरपी तो यही निकलता है। अगर हम लोग बात करें भैया ट्रेडिंग गुड्स का, ट्रेडिंग गुड्स मतलब कि मैं खाली खरीदता हूँ बेचता हूँ, मैं प्रोडक्ट एक जगह से खरीदता हूँ दूसरी जगह से हटा देता हूँ, तो ये प्रोडक्ट को कितने में बेचा आपने, माइनस माइनस बेचने के पीछे कितना खर्चा लगा, सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई हुआ। लेकिन भैया अगर आपका डब्ल्यू आई पी है, अगर आपका कोई सामान डब्ल्यू आई पी के केस में है, डब्ल्यू आई पी भी तो आपका इन्वेंट्री है, और आपको ईयर एंड में डब्ल्यू आई पी को भी तो अपने बैलेंस शीट में लिखना है। क्या कॉस्ट में लिखोगे डब्ल्यू आई पी को, कॉस्ट और एनआरवी पीछे को लिखोगे, तो डब्ल्यू आई पी का भैया कॉस्ट तो हमें पता चल जाएगा कि कितने में हमने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा था, डब्ल्यू आई पी का एनआरवी कैसे निकालेंगे। हाँ, एक्सपेंस एंड ओवरहेड रिक्वायर्ड टू इंकर डब्ल्यू आई पी इंटू फिनिश गुड, बस। क्या बोला, एक्सपेंस इंकर्ड कन्वर्ट इन फिनिश गुड, फिनिश गुड will be reduced from selling price, मतलब ये इस तरह, सेलिंग प्राइस माइनस डब्ल्यू आई पी के केस में आपका कैसे निकलेगा, भैया आप सेल कितने में कर रहे हो, माइनस डब्ल्यू आई पी है ना, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के पीछे आपका कितना रुपया खर्चा हुआ था, ये होता है आपका डब्ल्यू आई पी का एनआरबी। और लास्ट में भैया होता है रॉ मटेरियल, लास्ट में क्या होता है, रॉ मटेरियल का, एक एक करके फिर से हम लोग डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले समझो एनआरबी का, आपको मतलब समझ आया कि भैया नेट नेट में आपके हाथ में कितना रुपया बच रहा है, क्योंकि मैं ये तो नहीं बोल सकता कि एक सामान को बेच के आपको इतना रुपया मिलेगा, लेकिन वो बेचने के पीछे जो खर्चा होगा वो भी तो हम लोग को कंसीडर करना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा एनआरवी का। अब मैंने क्या बोला, अलग अलग इन्वेंट्री के लिए अलग अलग तरीका से हम लोग एनआरवी निकालते हैं। कैसे, सबसे पहले अगर आपके पास कोई ट्रेडेड गुड्स है, आप कोई गुड्स खरीदते हो बेच देते हो, खरीदते हो बेच देते हो, तो मैंने कहा उस केस में एनआरवी क्या होगा, मैंने बोला बेच के आपको कितना रुपया मिलेगा, भैया बेच के तो मुझे 10,000 रुपया मिलेगा, लेकिन वो 10,000 कमाने के पीछे मेरा 500 का खर्चा होने वाला है, तो अल्टीमेट में सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग का खर्चा जो है वो होता है आपका फिनिश गुड का एनआरबी। लेकिन फिनिश गुड या ट्रेडेड गुड्स का, लेकिन भैया हम लोग डब्ल्यू आई पी का जब बात कर रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस का, तो भैया वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या है कि वो अभी भी प्रोसेस में है, रॉ मटेरियल था, उसको हम लोग प्रोसेस में डाले, अब वो फिनिश गुड बनने वाला है, तो भैया मैंने क्या बोला, फिनिश गुड बनेगा तो सेल होगा आगे। डब्ल्यू आई पी के केस में मैंने क्या बोला, भैया आप सेल कितने में हो जाएगा, मैंने बोला सिचुएशन देख के तो लग रहा है 8,000 में सेल हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू आई पी को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में कितना खर्चा आपका और खर्चा होगा बता दीजिए, समझ आया। मतलब आप बेचोगे, डब्ल्यू आई पी के केस में क्या होता है ना, आपने टोटल जो एक्सपेंस इंकर किया है ना, टोटल, क्योंकि समझो ये तो अभी डब्ल्यू आई पी के प्रोसेस में है, इसको फिनिश गुड तक कन्वर्ट होने में एक खर्चा लगेगा, फिनिश गुड के बाद सेलिंग का कुछ खर्चा लगेगा, तब जाकर ये सेल होगा। डब्ल्यू आई पी क्या है कि भैया अभी तो ये प्रोसेस में है,
अभी इसका फिनिश गुड बनना बचा है, फिनिश गुड तक बनने में इसको कुछ खर्चा इंकर करना पड़ेगा, फिनिश गुड के बाद सेलिंग करने का कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके वो सेल होगा। तो WIP केस में हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से फिनिश गुड तक बनने में जितना खर्चा हुआ माइनस कर देते हैं, आगे जो सेलिंग प्राइस वगैरह माइनस होगा वो तो करेंगे। समझ आया, माइनस सेलिंग एक्सपेंस। समझ आया WIP के केस में कि भैया सेल कितने में होगा, सेलिंग प्राइस में से आपको उसको कन्वर्ट करने का कितना रुपया खर्च होगा, माइनस में सेल करने के पीछे कितना खर्च होगा। अल्टीमेट में हमारा WIP का NRV निकल जाएगा। और बड़ी बड़ी कंपनी इसी तरह अपना एनालाइज कर दी है, कंपनी को कॉस्ट तो पता ही होता है, कंपनी NRV निकाल लेती है, बीच एवर इस लोअर में वैल्यूएशन कर लेती है। अब यह रहा बात रॉ मटेरियल का। यह रॉ मटेरियल समझो ना, रॉ मटेरियल एक ऐसा इन्वेंट्री है, एक ऐसा इन्वेंट्री है जो कि अभी कच्चा माल है, एकदम ही कच्चा माल है, समझ रहे हो, एकदम छोटे छोटे कच्चा माल है वो, मतलब कोई यूज का नहीं है, जब तक हम लोग उसको फिनिश गुड में ना कन्वर्ट करें। तो रॉ मटेरियल को क्या हम लोग सेल कर पाएंगे बाजार में, सबसे पहले मुझे ये बता दो। नहीं भैया, रॉ मटेरियल के हम लोग सेलिंग प्राइस तो नहीं निकालेंगे, सुनो, फिनिश गुड के लिए तो सेलिंग प्राइस एकदम लायज था, एकदम जायज था। भैया WIP के केस में भी सेलिंग प्राइस एकदम जायज था कि भैया WIP अभी वो प्रोसेस में, अभी वो फिनिश गुड बन जाएगा, फिर हम लोग सेल कर देंगे। लेकिन भैया रॉ मटेरियल तो कच्चा माल है, आप रॉ मटेरियल ये इसीलिए खरीदते हो ताकि आप उसको सेल कर पाओ, नहीं भैया। तो भैया रॉ मटेरियल केस में हम लोग का सेलिंग प्राइस वगैरह का फॉर्मूला नहीं लगेगा, रॉ मटेरियल केस में NRV बस हम लोग ये देखेंगे कि भैया इन केस ये मार्केट में रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है ना। रॉ मटेरियल केस में हम लोग खाली ये पता करते हैं कि भैया मार्केट में रिप्लेस कितने में हो जाएगा, इन केस मेरे बिजनेस में कोई अर्जेंसी आ गई तो इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। मान लो अभी अभी आपने रॉ मटेरियल खरीद के लाया भैया 10,000 में, लेकिन सिमिलरली एक जगह मार्केट में ये रॉ मटेरियल 9,000 में मिल रहा है, तो भैया उसका NRV हम लोग 9,000 मान लेंगे। समझ लो मार्केट में कितने रुपए में रिप्लेस हो रहा है। समझ आया, रॉ मटेरियल किस में हम लोग NRV बड़ा सिंपल तरीके से निकालते हैं कि भैया मार्केट में कितने में रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है इसका NRV। समझे, क्लियर है। तो बस शॉर्ट में एकदम बात करूं तो NRV मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग करने के पीछे कितना खर्चा था। फिनिश गुड के केस में ऐसे ही निकलता है। WIP के केस में भैया दो चीज, सेल कितने में हो रहा है, सेलिंग करने के पीछे जो खर्चा है माइनस करो, WIP से फिनिश गुड कन्वर्ट करने में जितना खर्चा वो माइनस करो। ठीक है। अब भैया रहा बात हम लोग रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल के लिए भैया सेलिंग प्राइस थोड़ी होगा, हम लोग रॉ मटेरियल खरीद के बेचते थोड़ी है। हाँ, समझ लो। तो बस रॉ मटेरियल के केस में हम लोग को NRV कैसे पता करना है, या मार्केट में कितने में रिप्लेस हो रहा है, मार्केट में कितने में बिक रहा है ये पता कीजिए आप, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता कीजिए। आपने खरीद के लाया मान लो 12,000 में रॉ मटेरियल, तो ये जो आपने 12,000 में खरीदा ये तो आपका कॉस्ट हो गया, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में 10,000 में भी मिल रहा है, तो आपका NRV हो गया 10,000। समझ रहे हो मार्केट में कितने में रिप्लेस। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, देख लो, जितना एक्सप्लेन करना था आई थिंक मैंने कर दिया। इंस्टीट्यूट हमारे बुक में आई थिंक कुछ भी सम्स दे के नहीं रखा है इससे रिलेटेड। ठीक है, एक बार कल के क्लास में आके हम लोग फिर एक बार ये एक्सप्लेन कर लेते हैं, जितना बार एक्सप्लेन करेंगे उतना धीरे धीरे क्लैरिटी होता रहेगा। एक बार बस आप ये एक बार चार्ट बना लेना, चार्ट बनाने के बाद आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस करो, उससे डेटा वेटा 100-200 रुपया कुछ भी लगा के आप लोग एक बार एनालिसिस करने का मतलब सोचो। जितना बार आप लोग भी ट्राई करोगे आप लोग को और ज्यादा बेटर समझ आएगा, और आप लोग कभी भूलोगे नहीं, सबसे बड़ा बात ये है। मेरा कहा हुआ बात आप लोग भूल सकते हो, लेकिन जब एक चीज पे आप लोग खुद का दिमाग लगाते हो तो आप लोग वो चीज को समझते हो, तो वो चीज जिंदगी में नहीं भूलते। ठीक है, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग एक दो तो आज समझ करते हैं। एक दो तो समझ ये वाला थ्योरी हम लोग कल पढ़ते हैं, एक बार एनर्जी के साथ फिर लास्ट दिन भी हमने ये देख लिया था, FIFO लिफो वेटेड एवरेज हमने देख लिया था, आई थिंक आप प्रैक्टिस भी की होगी। तो FIFO एक तो काम का तो लगा मुझे, वेटेड एवरेज मुझे काम का लगा। लिफो का तो कोई लॉजिक ही नहीं था कि लास्ट में स्टॉक आ रहा आप उसको पहले बेच दोगे, लिफो का तो मुझे कोई लॉजिक ही नहीं लगा। और भैया हमारा एक कौन सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज का भी मुझे कुछ लॉजिक नहीं लगा, जिसमें हम लोग पर यूनिट का एवरेज निकाल के फिर हम लोग कर देते हैं,
ये सिंपल एवरेज का भी कोई लॉजिक नहीं। चलो आज हम लोग आएंगे, लास्ट दिन हम लोग हिस्टोरिकल मेथड देखे थे। लास्ट दिन हम लोग कौन सा मेथड किए थे, हिस्टोरिकल मेथड। वो हम लोग का जो आज था बोला था ना, हम लोग इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन का दो मेथड हो सकता है, एक हिस्टोरिकल मेथड, एक नॉन हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में हम लोग 5 तरीका वाला कर लिए थे। आज हम लोग क्या करते हैं, नॉन हिस्टोरिकल मेथड। देखो नॉन हिस्टोरिकल मेथड, नॉन हिस्टोरिकल मेथड में सबसे पहला हमारा मेथड क्या, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सबसे पहला मेथड क्या भैया, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये एक ही मेथड शायद अपने को सीखने का है, क्योंकि दूसरा मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी सिलेबस में देखे नहीं रखा। आप लोग जब सीए इंटर में जाओगे, एएस 2 आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अब देखो अब एक्चुअली होता क्या, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड होता क्या है। अब मान लो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस क्या होता है, मान लो मेरा बिजनेस है, बिजनेस क्या, बिजनेस मान लो एक तो छोटी सी दुकान है, छोटा सा शॉप है, स्मॉल शॉप है मेरा। बेसी भी बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन हाँ बिक्री बड़ा होता, अच्छा होता है। इसमें मैं क्या सेल करता हूँ पता है, इसमें मैं जीन्स सेल करता हूँ, शर्ट सेल करता हूँ। अच्छा, औरत लोग की कुर्ती साड़ी, इसमें ये सब सेल करता हूँ, ठीक है। मतलब एक तरीके से गारमेंट सा शॉप है मेरा। ठीक है, छोटा सा शॉप है, लेकिन भैया टर्नओवर बहुत अच्छा खासा चल जाता है। तो एक बात बताओ, पहला बात तो मैं इतना वाइड वैरायटी का मैं सामान सेल कर रहा हूँ, और सब एक ही नेचर का सामान है, सभी कपड़ा है। हाँ, और डेली डेली जीन्स का दाम फिक्स रहता है क्या, ये बता दो। जीन्स का दाम फिक्स रहता है क्या, एक बात बताओ। जैसे मान लो आप पेन बना रहे हो, क्या पेन आज भी 3 रुपए का है, कल भी 3 रुपए का था, फ्यूचर में 3 का 3.5 होगा, और क्या होगा। लेकिन भैया पेन वेन का जो मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। लेकिन भैया ये जो मेरे जीन्स वगैरह है, मैं एक दिन परचेस करता हूँ 200 में, मैं दूसरे दिन परचेस करता हूँ 180 में, तीसरे दिन मैं परचेस करता हूँ 320 में, चौथे दिन मैं परचेस करता हूँ 250 में, है ना। जिस दिन जो दाम में मिल जाए मैं उतना दाम में उठा लेता हूँ, उतना दाम में खरीद के मैं सामने वाले को सेल कर देता हूँ। मेरा बिजनेस आपको समझ आ रहा है ना, कि भैया मेरा ऐसा बिजनेस है, इस ऐसा बिजनेस है जिसमें कॉस्ट आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। कॉस्ट आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो बात, कॉस्ट आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। और भैया मेरा ऐसा बिजनेस है जिसपे मैं फीफो लिफो वाला सिस्टम भी एप्लीकेबल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भैया जीन्स है ना, जिस कस्टमर को जो टाइप का जो डिजाइन का जीन्स पसंद आएगा वो लेके जाएगा। मैं इसमें कैसे फीफो लगाऊंगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये सब मैं कैसे लगाऊंगा। मतलब आप बोल रहे हो कि भैया नहीं, फीफो लिफो तो आप पता नहीं कर पाओगे, आप पता नहीं कर पाओगे। ठीक है भैया, फीफो लिफो तो आप पता नहीं कर पाओगे। आपको सबका कॉस्ट पता है क्या, मैं बोल रहा हूँ मुझे कॉस्ट भी पता नहीं है, मुझे इतना याद नहीं रहता। मेरे पास मान लो 60 जीन्स पड़ा है, अब 60 में से कितना जीन्स 200 रुपए का खरीदा हुआ है, कितना 180 का खरीदा हुआ, कितना 320 का खरीदा हुआ, कितना 250 का खरीदा हुआ है, मैं कैसे कॉस्ट पता करूँ सब। समझ रहे हो, अब मैं इतना अकाउंटिंग वगैरह करता हूँ, हाँ, मैं कॉस्ट तो पता नहीं कर पाऊंगा। तो पता है ऐसे वाले के लिए मैं क्या करता हूँ ना, मुझे बस इतना पता रहता है, कि 60 जीन्स को मैं 60 जीन्स को 15,000 में बेच दूंगा। मुझे बस इतना पता रहता है, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने, क्योंकि देखो 60 में से 5 जीन्स मैंने 200 का खरीदा है, कुछ जीन्स मैंने कितने का खरीदा है, कुछ मैंने कितने का खरीदा है। हाँ, एट द ईयर एंड मेरे पास कितना जीन्स पड़ा हुआ भैया, 60 जीन्स पड़ा है। ईयर एंड में आपको अपना स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, ईयर एंड में आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है ना। तो जब आप ईयर एंड में स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे, तो आप बोलोगे भैया आपको तो कॉस्ट एग्जैक्ट पता नहीं। मैं बोला नहीं, क्योंकि भाई मेरा बिजनेस ही ऐसा है, मुझे उतना पता नहीं रहता। कोई मैं कुछ खरीद लेता हूँ, कभी मैं कुछ खरीद लेता हूँ। पर मुझे इतना पता है कि जो ईयर एंड में मेरे पास 60 पड़ा है, मैं उसको 15,000 में बेच दूंगा। तो आप बोलोगे फिर दिक्कत क्या है भैया, आपको सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस में से आप अपना प्रॉफिट माइनस कर देना, बस बचा कुछ ही हम लोग डिम्ड कर लेंगे कि वो आपका कॉस्ट है, और क्या करेंगे। हाँ, आपके बिजनेस का कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन होता होगा, 30%, 25%, 20%, कुछ तो होता होगा कि आप जो तो कस्टमर वो पकड़े कुछ भी चिपका देते हो। समझ रहे हो, आपके बिजनेस का कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन होता होगा कि भैया मेरे बिजनेस में इतना परसेंट प्रॉफिट होता है। भैया जितना परसेंट प्रॉफिट होगा, आप सेलिंग प्राइस में से अगर आप प्रॉफिट को माइनस कर दोगे, तो बस तो हम लोग पहुंच जाएंगे कॉस्ट तक। एक्चुअली होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है भैया, आपका कुछ कॉस्ट होता है, कॉस्ट में आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हो,
तभी तो आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हो ना, तभी तो आप एक प्रोडक्ट को सेलिंग प्राइस तक लाते हो। हाँ, मान लो 100 रुपए का चीज आपने खरीदा था, आप उसमें 20 रुपया का प्रॉफिट ऐड करते हो, तभी तो आप उसको 120 में बेचोगे। कहने का मतलब समझ रहे हो कि कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड करते हो तभी तो आप सेलिंग प्राइस तक पहुंचते हो। तो भैया मेरे को कॉस्ट पता करना है, कॉस्ट पता करने के लिए क्या करें? भैया आपको इतना तो पता है मैं इतना जींस इतने रुपए में बेच दूंगा। हाँ, तो भैया उससे बस आप अपना प्रॉफिट को हटा माइनस कर देना, तो अपना कॉस्ट पता चल जाएगा। समझ रहे हो? चलो अभी कुछ समझ नहीं आया, एक बार हम लोग एक बार सम्स करके देखते हैं, एक बार हम लोग सम्स करके देखते हैं, फिर हम लोग आगे एक बार बात करते हैं। बस एक बार मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं कि जो हम लोग के जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं ना, ऐसे जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, ये एक तरीका का ट्रेडिंग ही तो बिजनेस है कि मैं जींस खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, मैं एक जींस खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ। तो ये सब का सम्स करने से पहले हम लोग एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख ले तो ज्यादा बेटर है। क्या बनाना सीख ले भैया? ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, ठीक है, इसके एक दो चैप्टर बाद हम लोग का फाइनल अकाउंट हम लोग के सिलेबस में है। फाइनल अकाउंट के टाइम आप लोग बनाना सीखोगे ही। एकदम शॉर्ट शॉर्ट में मैं आप लोग को बस अभी सिखा रहा हूँ। भैया यहाँ हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, एक लेजर है ट्रेडिंग अकाउंट, हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं भैया? ओपनिंग स्टॉक। शुरू में मेरे पास कितना स्टॉक था, यहाँ हम लोग लिखते हैं भैया क्लोजिंग स्टॉक। भैया एट द एंड मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? ठीक है, कितने का है? यहाँ हम लोग लिखते हैं भैया सेल, भैया मैंने सेल कितने का किया। यहाँ हम लोग लिखते हैं भैया मैंने परचेज कितने का किया। और भैया जो भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट मतलब सामान से रिलेटेड जो खर्चा होगा, उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। प्लस माइनस करने के बाद भैया मेरा यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये है भैया मेरा एक तरीके का ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या भैया? एक तरीके का ट्रेडिंग अकाउंट। इसको एक बार दिमाग में रखो। हम लोग आगे फाइनल अकाउंट्स का हमारा चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से सीखेंगे। एक बार यहाँ हम लोग बस खाली इसके मदद से हम लोग दो तीन सम्स बनाएंगे। समझ आया? समझ आया? याद रखना जब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो सामान से रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ है, अब बोला था ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस के एक्सपेंस को ऐड नहीं करना, सिर्फ सामान से रिलेटेड खर्चे को आपको ऐड करना है। ठीक है, एक बार बस इसको ध्यान में रखो। पर हम लोग सम से एक बार करने का कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं बंदा है कि नहीं है। चलो, कौन से सम से? हमारा इलस्ट्रेशन सिक्स, इलस्ट्रेशन सिक्स, फाइव तक हमने कर लिया था, एक बार इलस्ट्रेशन सिक्स करते हैं। हम्म, तो इलस्ट्रेशन सिक्स के लिए बेटर है आप लोग एक बार अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। चलो एक बार हम लोग क्वेश्चन समझ जाते हैं। हाँ, हम लोग बात करें। बोलता है मेसर्स एक्स वाई एंड जेड आर इन रिटेल बिजनेस। अच्छा, रिटेल का बिजनेस में है। पहले एक्स वाई जेड का काम क्या है? सामान खरीदना बेचना, रिटेल बिजनेस। आप लोग उसको पहले आइडेंटिफाई करना सीखो। इनका काम ही है सामान खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। तो भैया क्योंकि खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, ये लोग मतलब अपना कॉस्ट वगैरह तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर रिकॉर्डिंग के, इनके इन्फॉर्म मतलब इनको ये सब इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। और बाद में हमें क्या बोला है? फाइंड आउट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, नॉन हिस्टोरिकल मेथड बोला है, दैट मीन्स दैट मीन्स क्या भैया? नॉन हिस्टोरिकल मेथड बोला है, दैट मीन्स कि भाई साहब को अपना क्लोजिंग स्टॉक वगैरह का कॉस्ट वगैरह नहीं पता। तो हम लोग एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से इनको बना के दिखाते हैं एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट का से हेल्प बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको ऐसे इंस्टीट्यूट के बुक में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है एक्चुअली। अमाउंट इन रुपीज। ये कौन सा अकाउंट है? मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट है। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए भैया? हम लोग को ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है। वो ओपनिंग स्टॉक, हाँ, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है क्या? देख लो। भैया ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भैया हमें पूरा पहले, सबसे पहले जैसे से पूरा वैसे से डालते आते हैं। होता है गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, मतलब मुझे सप्लायर से गुड्स मिला। भैया मैं इसको एक टाइप का परचेज बोल सकता हूँ क्या? परचेज हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बोल सकता हूँ क्या? मुझे सप्लायर से गुड मिला, दैट मीन्स कि मैंने कुछ परचेज किया। भैया मैंने कितने का परचेज किया? 15,75,500 का। 15,75,500 का मैंने परचेज किया। 15,75,500 का परचेज किया मैंने। ठीक है, और अगर भैया मैं अगर कुछ परचेज करके रिटर्न कर देता, क्वेश्चन में अगर लिखा रहता परचेज रिटर्न, तो हम लोग यहाँ से उसको लेस कर देते।
क्वेश्चन में अगर मेंशन रहता परचेज रिटर्न तो हम लोग यहाँ से क्या कर देते, लेस कर देते। ठीक है, मतलब भैया क्वेश्चन ने तो हमें बोला 15, 75, 500 का मैंने परचेज किया। आगे क्या बोलता है, आपको डिस्काउंट मिला 3%, फिर जीएसटी लगा। तो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बता दो, सबसे पहले आपको डिस्काउंट मिलेगा कि पहले आप जीएसटी लगा दोगे फिर डिस्काउंट मिलेगा? थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो भैया। 15, 75, 500 में, 15, 75, 500 में आप पहले लगा दो जीएसटी 11% का, जो वैल्यू आएगा उस पे आप दे दो डिस्काउंट। क्या मेरा ये सही कॉन्सेप्ट है, ये बता दो। नहीं भैया, ये करने से क्या हो गया ना, ये वाला मेथड करने से क्या हो गया, आपको जीएसटी के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिस्काउंट गया। तो सबसे हम लोग क्या करते हैं ना, टैक्स हम लोग एकदम फाइनल वैल्यू पे चार्ज करते हैं। हम लोग जब भी टैक्स चार्ज करते हैं एकदम फाइनल वैल्यू पे। आपको जो भी डिस्काउंट वगैरह देना पहले दे दीजिए, बाद में आप टैक्स चार्ज कीजिए। तो भैया ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट ऐड होता है कि लेस होता है, बता दो भैया। डिस्काउंट तो लेस होता है, कितना डिस्काउंट है, 3% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, 3% का। तो आप बता दो 15, 75, 500 का 3%, 15, 75, 500 का 3% कितना होता है भैया? 47265 का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, फाइनल वैल्यू कितना आया? 15, 28, 235। भैया डिस्काउंट तो हमने दे दिया, फिर बोलता है जीएसटी 11%। जीएसटी, जीएसटी ऐड होगा कि लेस होगा? अरे भैया गवर्नमेंट तो टैक्स लेती है, देती थोड़ी है। हाँ, तो हम लोग को जीएसटी ऐड करना है, जो फाइनल वैल्यू आया, फाइनल वैल्यू पे हम लोग जीएसटी 11% ऐड कर देते हैं। ठीक है, 15, 28, 235 का 11% कितना होता है? 168105। 168105, 168105। ठीक है भैया, फाइनल वैल्यू मेरा क्या आ गया, परचेज वैल्यू 1528,235 प्लस 168105, 16,96,96,340 मेरा हो गया परचेज। ठीक है भैया, क्वेश्चन अभी तक जहां जहां बोला हम लोग कर लिए। फिर भैया हमें बोलता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अब आप बता दो, जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, पैकेजिंग चार्ज है, वो मेरा प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है? मैंने आपको ऊपर में फॉर्मूला में लिखाया था जब मैंने लेजर बनाया था, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखाया था ना। तो मेरा जो भी पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है भैया, वो तो मेरा सेल करने का खर्चा है, सेल करने का खर्चा है। एनआरबी में अभी हम लोग सीख के भी आए कि भैया सेल करते टाइम आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा देना होता है, पैकिंग वगैरह का खर्चा देना होता है। तो इसको तो भैया हम लोग को ऐड करना चाहिए, तो हम लोग को ऐड करना चाहिए टू पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ये तो भैया मेरा डायरेक्ट खर्चा है, एक तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंस है। कितने का भैया पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन? आपका 87,500 का है, 87,500 का है। ठीक है, अब बोलते हैं सेल ड्यूरिंग द ईयर, सेल ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आप सेल करते हो 22,45,500 का। अच्छा, सेल इधर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, 22,45,500 का आप सेल करते हो, 22,45,500 का आप सेल करते हो। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि सेल रिटर्न हुआ है, अगर क्वेश्चन में दिया रहता सेल रिटर्न हुआ है, तो हम लोग यहाँ से माइनस सेल रिटर्न करके एडजस्टेड करके दिखा देते। अब आप बोलोगे भैया इतना मेहनत फालतू ही की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का तो आपको वैल्यू दे के रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का तो आपको वैल्यू दे के रखा है। लेकिन मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो, आपको दे के रखा है सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है कितने का है, लेकिन वो सेल प्राइस पता है। लेकिन भैया हम लोग जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग करते हैं, हम लोग को तो कॉस्ट चाहिए ना, हम लोग को तो कॉस्ट चाहिए। समझो, कहने का मतलब समझो, आपको क्लोजिंग बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको कितने किस में देके रखा है? सेलिंग प्राइस में। कितने का देके रखा है? आप लोग खाली 2,35,000, 2,35,000। जब हम लोग ऊपर में जीन्स का बिजनेस कर रहे थे, जब हम लोग जीन्स का बिजनेस कर रहे थे, तो भी तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक पता था। मुझे बस इतना पता था कि मैं ये जीन्स को 15,000 में बेच दूंगा, है ना, है ना, मैं 15,000 में बेच दूंगा। तो भैया ये जो हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ये भैया ये तो हम लोग को किस में देके रखा है? सेलिंग प्राइस देके रखा है। ये हम लोग को क्या देके रखा है? सेलिंग प्राइस।
सब हो गया भैया। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया भैया। हमारा क्या बचा है, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा, जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन और कुछ डेटा नहीं देके रखा है, नहीं। बैलेंसिंग फिगर आएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। करो करो करो। 22, 45, 500 प्लस 35,000, ये इधर आता है 24,80,500। यहाँ भी मेरा आना चाहिए 24,80,500। माइनस कर दो 169,6340, माइनस कर दो 87,500। यह मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया 6,96,660। समझो बात, मैंने क्या बोला था क्या, हम लोग को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आप बोलोगे कि आप लोग इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दे ही दिया है क्वेश्चन में, तो फिर इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। मैं बोला कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें क्या दे के रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें सेलिंग प्राइस में दे के रखा है। मैं इसको आज के दिन सेल थोड़ी कर रहा हूँ, बात समझो। जब हम लोग बात करते हैं सेल प्राइस का, इसमें हम लोग का प्रॉफिट ऐड हुआ रहता है। जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं सेल प्राइस का, इसमें हम लोग का प्रॉफिट ऐड बैक रहता है। जब भी आप बात करोगे सेल प्राइस का, तो आप तो अपना प्रॉफिट ऐड बैक करके सेल प्राइस का बात करोगे ना। हाँ, लेकिन एक बात बता दो, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी तक सेल थोड़ी हुआ है, 31 मार्च के दिन मेरे गोडाउन में पड़ा है, तो मैं क्यों उसमें सेल प्राइस ऐड बैक करके करूंगा। तो हम लोग को इसमें से ना सेल, मतलब प्रॉफिट को हटाना होगा, प्रॉफिट को हटाना होगा, ठीक है। प्रॉफिट को हटाना होगा। आप बोलोगे यही तो भैया 6,96,000 का प्रॉफिट आया, हटा दो। 2,35,000 का गुड्स है, 6,96,000 का प्रॉफिट आया, माइनस कर दो, हो जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी, ये जो आपका ग्रॉस, आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। और ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं भैया, ग्रॉस प्रॉफिट जितना आया डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला है कि आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो इतने के सेल पे। हम लोग के केस में 696,660 का हमने प्रॉफिट कमाया। और ये प्रॉफिट हम लोग कब कमाते हैं, जब हम लोग 22, 45, 500 का सेल करते हैं। जब हम लोग 22, 45, 500 का सेल करते हैं, 200, दैट मीन्स, सॉरी सॉरी, अब आप सिर्फ देखो, आपको कॉस्ट में सेलिंग प्राइस क्या क्या देके रखा है, ये भी देके रखा है, और 2,35,000 भी से देके रखा है, से आप ऐसे लिख लेना, प्लस क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस, है ना। मतलब देखो, आप 6,96,660 का प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन आपको ये भी सेलिंग प्राइस में है, ये भी सेलिंग प्राइस में है, तो आप दोनों को ऐड बैक कर दोगे, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे, प्लस 2,35,000। तो अल्टीमेट में हुआ क्या, 6,96,660 आप कमाते हो, 22 इसमें से 22, 45, 500, 22, 45, 500 का आपने सेल कर दिया, प्लस 2,35,000 का, हाँ, प्रॉफिट के साथ आपके पास रखा हुआ है, मतलब 24,80,500 इंटू 100, हुआ क्या है, 96,660 डिवाइडेड बाई 24,80,500 टू 100, 24,00,000, आपका आया 28.08%, 28.08% आया आपका प्रॉफिट। समझो चीज को, आप ये प्रॉफिट तो कमा रहे हो, लेकिन आपका ये प्रॉफिट कैसे आया, तो कैसे आया पता है भैया, क्योंकि आप इतना का सेल कर रहे हो, तब तो आप प्रॉफिट कमा ही रहे हो। साथ साथ आपको ये भी पता है कि मेरे पास इतना का स्टॉक पड़ा है सेलिंग प्राइस के साथ। मतलब आपका एक बात बता दो, आपका ये वाले चीज में प्रॉफिट ऐड है कि नहीं। हाँ भैया, ये वाले सेल में मेरा प्रॉफिट ऐड तो है। अच्छा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक में भी आपका प्रॉफिट ऐड है। मुझे कैसे पता प्रॉफिट ऐड है, क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन किया था सेल प्राइस,
क्वेश्चन ने जो भी आपका क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया था, क्वेश्चन ने सेल प्राइस मेंशन किया था, दैट मींस आपका इसमें भी, ये वाले में भी आपका प्रॉफिट ऐड है और क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट ऐड है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो हमने परसेंटेज निकाल लिया। हाँ, परसेंटेज निकालने के बाद अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च। आपको ऑन कॉस्ट अब पता करना है। तो ऑन कॉस्ट कैसे पता करो भैया, कुछ नहीं, ये आपको सेलिंग प्राइस देके रखा है 2,35,000 का। 2,35,000 में आपको पता है कि मेरा 28.28.08% का मार्जिन है, माइनस कर दोगे तो नहीं आ जाएगा। 2,35,000 में 28.08% अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ गया, 169,012। 169,012, ठीक है। ठीक है, 1,69,012 का आपका वैल्यू आ गया। और देखो क्वेश्चन ही ने हमें मेंशन किया था नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, हाँ, यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस के साथ प्रॉफिट को एडजस्ट करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इस जिसको दिक्कत हुआ, चलो एक बार हम लोग फिर इसी को समझने का एक बार कोशिश करते हैं वापस से। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, एक बार पहले 1 मिनट ब्रेक लो, फिर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात समझ आ गया नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों लगाना है, क्योंकि भैया मेरे को, मेरा इतना फ्रीक्वेंटली परचेज होता है, सेल होता है, और भैया एक अमाउंट पे परचेज नहीं होता, बार बार अलग अलग अमाउंट में मेरा परचेज होता है। तो भैया मेरे बिजनेस में मुझे कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का मेरे बिजनेस में, तो भैया मुझे ये नहीं पता कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने रुपए का पड़ा है। मुझे बस इतना पता है कि मैं इतने सामान को इतने में सेल कर दूंगा। जब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, तो भैया मेरे बिजनेस में मुझे नहीं पता कि मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है। मुझे बस इतना पता रहता है कि मैं अपने इन्वेंट्री को इतने में सेल कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में भी ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं था, परचेज वगैरह दिया था, जो डिस्काउंट जीएसटी था हमने ऐड कर दिया, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड कर दिया। अब यह सेल, यहाँ सेल देके रखा है, दैट मीन्स कि मेरा इस वाले पोर्शन में प्रॉफिट एड बैक है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब यह देखो क्वेश्चन ही ने हमें इंडिकेट कर दिया, क्वेश्चन ने ही हमें साफ साफ इंडिकेट क्या कर दिया, सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन हमें क्या देके रखा है, सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बोला कि मेरे बिजनेस से क्लोजिंग इन्वेंट्री तो है, लेकिन मुझे कॉस्ट नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैं अपने इन्वेंट्री को इतने में सेल कर दूंगा, मैं अपने इन्वेंट्री को इतने में सेल कर दूंगा। भैया असली मारामारी बस इस लाइन के लिए हो गया कि मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को इतने में सेल कर दूंगा। ठीक है भैया, 235 जैसा ऐसा दिया था, हमने उतार दिया। अब मैंने आपको क्या बोला, पता लगाना है क्या इस सेल में मेरा प्रॉफिट ऐड है, मैंने बोला हाँ। क्या ये क्लोजिंग स्टॉक में मेरा प्रॉफिट ऐड है, मैंने बोला हाँ। क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ आपको बोल के रखा कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये सेलिंग प्राइस वाला क्लोजिंग स्टॉक है, सेलिंग प्राइस वाले चीज में तो प्रॉफिट ऐड बैक रहता है। ठीक है, सब एडजस्टमेंट करके हम लोग ये निकाल लिए कि भैया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, हो गया। अब आपको क्या पता करना है भैया, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करना है। भैया परसेंटेज कैसे हम लोग कैलकुलेट किए, भैया हमने टोटल इतना का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, और हम लोग 696 का ग्रॉस प्रॉफिट कब कमाते हैं, जब हम लोग इतना का सेल करते हैं, इतना का सेल करते हैं, और भैया इस वाले प्रोडक्ट में भी मेरा प्रॉफिट ऐड है, तो डिवाइडेड बाई दोनों को प्लस किए इंटू 100। ये तो भैया मुझे ये पता चल गया मेरा 28.08% का ग्रॉस प्रॉफिट है। कितने का ग्रॉस प्रॉफिट है, 28.08% का ग्रॉस प्रॉफिट है। बस अब तो बात ही खत्म। आपको क्या पता करना था कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट क्या है। हाँ, क्योंकि आपको तो अपना सेलिंग प्राइस पता, आपको अपनी क्लोजिंग स्टॉक का क्या पता है, सेलिंग प्राइस पता, आपको तो कॉस्ट नहीं पता। तो बस 235 का चीज है, उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दो, आ गया आपका सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट आ गया। 235 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये 235 में तो प्रॉफिट एड बैक था, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट को माइनस कर दिया, आ गया 169,001। समझे। तो आपका जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें 168,988 है, मतलब कहीं कहीं 14 रुपया का डिफरेंस है। तो 10 12 14 15 रुपया चलते रहता है, चलते रहता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने लिया 28.09, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिया 28.08। कोई दिक्कत का नहीं, बात नहीं है। एग्जाम में बस अप्रोक्स जरूर लिख के आना, एग्जाम में मतलब आंसर निकालने से पहले एक वर्ड अप्रोक्स जरूर लिख देना।
अप्रोक्स ये इंडिकेट करता है कि आपका आसपास का है ये चीज। ठीक है, ठीक है। अब भी चलो थोड़ा कम समझे हो, अब भी आई थिंक थोड़ा कम समझे हो, तो एक सम हम लोग फिर ट्राई कर सकते हैं, हम लोग फिर ट्राई कर सकते हैं 7। चलो एक बार ट्राई करते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, वही देखे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। भैया जब भी बोल देना नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, भैया अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ हिस्टोरिकल दिया रहता, हिस्टोरिकल मतलब कि वो हमें फीफो लिफो कुछ तो बनाना मतलब बताना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन भैया जब भी बात कर रहे हैं नॉन हिस्टोरिकल, दैट मीन्स कि हम लोग को कुछ नहीं करना। नॉन हिस्टोरिकल वाला का मतलब ही आप समझ लेना, और ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का मतलब ही समझ लेना कि आपको कुछ नहीं करना। आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक से आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट को माइनस करना है, बस। जब भी आपको बात कर दे नो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है भैया कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट को माइनस करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, पर दिक्कत है क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक आपका सेलिंग प्राइस वाला है। तो बस आपको अगर प्रॉफिट अपना पता चल जाए तो आप माइनस करके आप पता कर सकते हो। तो भैया चलो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही 30 सेकंड में बना रहा हूँ। कौन सा हमारा इलस्ट्रेशन 7? इलस्ट्रेशन 7 क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, जैसा ऐसा दिया है भैया, सेल हुआ है, सेल सेल 2 लाख का आपने सेल किया भाई, सेल 2 लाख का। जैसा ऐसा डेटा दे उतार दो, जहाँ मैं आराम से 5 नंबर का सम आपसे पूछ सकता हूँ और बेसी टाइम भी नहीं लगेगा। पूरा परचेजेस आपने परचेज किया 2 लाख का। 2 लाख का आपने परचेज किया, कि पूरा ओपनिंग इन्वेंट्री तो नील है, ओपनिंग इन्वेंट्री नील है। टू ओपनिंग स्टॉक क्या है, नील है, नील, जीरो। पूरा क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 50,000 का है, लेकिन ये क्लोजिंग इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस वाला है। बाई क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने का, 50,000 का है, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक जो है सेलिंग प्राइस वाला है। आपको कॉस्ट अपना नहीं पता क्लोजिंग स्टॉक का, आपको बस इतना पता है कि मैं 50,000 में सेल कर दूंगा, बस। तो भैया प्लस माइनस करके आपको ये पता करना है सबसे पहले कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है। यहाँ आया 2,50,000, यहाँ भी आएगा 2,50,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 50,000 का। अब हम लोग नीचे क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, जितने का आपने प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाई सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस वाला। क्लोजिंग स्टॉक को तभी लेंगे जब वो आपके सेलिंग प्राइस में दिया हो। ठीक है, अब आप बताओ, आप 50,000 का प्रॉफिट कमाते हो, आप ग्रॉस प्रॉफिट कितने का कमाए भैया, मैं ग्रॉस प्रॉफिट तो 50,000 का कमा रहा हूँ, लेकिन मैं 50,000 किस किस चीज में कमा रहा हूँ, या किस किस चीज में कमा रहा हूँ, बताओ भैया। ये जो सेल है, सेल में तो प्रॉफिट आपका एड बैक हो गई, हाँ इसमें तो हो गई। साथ साथ ये जो क्लोजिंग स्टॉक देके रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका सेलिंग प्राइस में मेंशन है, दैट मीन्स में भी प्रॉफिट अपना एड बैक है ना। तो डिवाइडेड बाई 2 लाख प्लस 50,000 इंटू 100, फाइनल क्या आया, 50,000 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख इंटू 100। भैया आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आया 20%। दैट मीन्स भैया मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता चल गया कि मेरे बिजनेस में 20% रुपया मैं कमाता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा भैया, मेरे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 50,000 था, है ना। मेरे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था भैया, ऊपर में देखो 50,000। लेकिन भैया ये जो 50,000 है ये सेलिंग प्राइस में है, ये जो 50,000 है सेलिंग प्राइस है। तो आप ये सेलिंग प्राइस में से अपना प्रॉफिट को हटा दो, -20%। क्यों प्रॉफिट हटा रहे, समझ आ रहा है ना, क्यों प्रॉफिट हटा रहे हैं बताओ तो। प्रॉफिट इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि जब बात करता है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस मतलब कि मेरा उसमें प्रॉफिट ऐड बैक है। अब क्योंकि हम लोग को सेलिंग प्राइस नहीं, हम लोग को कॉस्ट में जाना है, तो प्रॉफिट को हटा दो।
50,000 में से 20% हटा दिए तो 40,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 40,000 आ गया आपका 40,000। देख लो बड़ा सिंपल सम था, सेम टू सेम सम था उससे जैसा। ठीक है। अब आप लोग इंस्टीट्यूट जैसे बताया, इंस्टीट्यूट एक अलग फॉर्मेट में बताया, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन आई थिंक अगर आप लोग ये लेजर बना लोगे तो लेजर बनाने से आप लोग ये इंश्योर कर पाओगे कि आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट तक तो सही पहुंचो। इंस्टीट्यूट का जो फॉर्मेट है उसमें आप लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ होगा, थोड़ा सा परेशानी होगा। तो मेरा तो यही कहना है, आप लोग ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बना के करोगे ना तो आपका कभी ग्रॉस प्रॉफिट तक में तो दिक्कत नहीं होगा। बस उसके आगे का स्टेप आप गलत कर सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में। ठीक है। एक बार ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका सही निकल गया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज सही निकलेगा। ठीक है। ऐसे तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। ऐसे क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। लेकिन इसमें हम लोग सेल के साथ क्लोजिंग स्टॉक को भी इसीलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि सेल में तो मेरा प्रॉफिट ऐड है ही, साथ साथ मेरा क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट ऐड है, साथ साथ मेरा क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट ऐड है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मेरे को सेलिंग प्राइस में देके रखा है। ठीक है। तो बस कर लिए, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक में से हम लोग अपना प्रॉफिट को माइनस कर लिए, आगे हम लोग का वैल्यू। समझ आया? दो सम किए, एक बार देख लेते हैं हमारे पीछे कुछ ऐसा समझ दिया है क्या। नहीं ऐसा देखे नहीं रखा। चलो एक बार इलस्ट्रेशन 11 लास्ट दिन का थोड़ा याद, अपने पुरानी यादों को एक बार ताजा कर लेते हैं। कराना तो देखो सभी है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपको बीआरएस भी कराया, किक सम्स कराया, उससे पहले जो जनरल लेजर है किक कराया। थोड़ा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इफ कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कंपनी फीफो फॉलो कर रहा है या चलो फीफो फॉलो करके हम लोग कर देते हैं। इलस्ट्रेशन 11 लास्ट दिन हिस्टोरिकल मेथड है ना ये सब। यहाँ क्या होता है, हम लोग का डेट 3 कॉलम बनाएंगे। फिर इसके अंदर हम लोग 3 3 कॉलम और बनाएंगे। तो फ्री के नंबर है। कौन सा इलस्ट्रेशन हमारा? इलस्ट्रेशन 11। डेट, ये हो गया रिसीप्ट, आपने कितना रिसीव किया या आपने कितना इशू किया, दैट मीन्स कि आपने जो सेल वेल किया, ये हो गया आपका बैलेंसेस। बस आगे क्या करेंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये तो लास्ट दिन हम लोग किए थे, आज एक बार फिर कर ले रहे हैं, रिवीजन रहेगा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, आराम से एग्जाम में आपसे 5 6 नंबर के लिए दे सकता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या, जो पहले आया उसको अपने को पहले सेल करना है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। चलो देखते हैं। श्री राम मिल का है, श्री राम मिल लिख लेते हैं एक बार नाम। श्री राम मिल्स। देखते हैं हो रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं है, नहीं है तो चलो, अगर होता अगर होता तो हम लोग इधर बैलेंसेस में लिख देते कि मेरे पास इतना इतना स्टॉक पड़ा है। हो रहा है 1 1 22 को आपने परचेस किया, 1 1 22 को आपने परचेस किया, कितने को, 1 1 22 को आपने परचेस किया, 100 यूनिट 30 रुपया करके, 100 क्वांटिटी खरीदा 30 करके, 3,000 का। इशू तो कुछ नहीं किया, 100 यूनिट बचा है 30 करके 3,000 का, है ना, बैलेंस में मेरे पास इतना ही पड़ा है, एक मार्जिन के बाद। बोला 15 तारीख को आपने इशू कर दिया, इशू कर दिया मतलब आपने एक तरीके का सेल कर दिया। 15 1 22 को आपने इशू कर दिया, कितना यूनिट इशू किया भैया, 50 यूनिट। भैया वैल्यू नहीं देके रखा है, वैल्यू क्यों देगा, वैल्यू तो आपको पता करना है ना कि मेरे बिजनेस में कितने में पड़ा हुआ है। तो भैया अभी तक 30 रुपए में मेरे पास पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि मैंने 1500 का सेल कर दिया। तो भैया अब मेरे पास बैलेंस में कितना बचा, 100 में से 50 यूनिट मैंने इशू कर दिया, तो अब 85 यूनिट मेरे पास बचा है, 30 करके 1500 का। कौन कौन ये बात समझ पा रहे हो?
फिर भैया फिर बोलता है 1 फरवरी को आपने फिर परचेज किया 200 यूनिट 40 करके। 1 फरवरी को, 1 फरवरी 22 को, दैट मीन्स आपने कितने का परचेज किया, 8,000 का परचेज कर लिया। तो अब आपके पास कितना यूनिट पड़ा है भैया, 50 यूनिट, 30 करके 1500 का मेरे पास पहले से तो पड़ा हुआ है ही। अब की बार 200 यूनिट 40 करके 8,000 का और आ गया। ठीक है। फिर फिर बोला 15 तारीख को आपने इशू कर दिया 100 यूनिट। 15 तारीख को आपने 100 यूनिट इशू कर दिया, 15 फरवरी 22 को आपने 100 यूनिट इशू कर दिया। अब बताओ भैया 100 यूनिट आप कैसे इशू करोगे, मेरे पास तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। पहले तो मेरे पास 100 यूनिट है ही नहीं। मैंने बोला कुछ नहीं, इस वाले से 50 यूनिट उठा लो 30 रुपया करके, नीचे वाले से 50 यूनिट उठा लो 40 करके। आप टोटल 100 यूनिट इशू किए ना। 15 तारीख के दिन आपने कितना यूनिट इशू किया, 100 यूनिट इशू किया ना। लेकिन भैया ये तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, मेरे पास तो शुरुआत का स्टॉक 50 100 पीस है ही नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, 50 यूनिट 30 रुपया करके उससे ले लो, नीचे से 50 यूनिट 40 रुपया करके ले लो। ऐसे इशू कर देते हैं और क्या करते हैं। ठीक है। तो अब आपके पास फाइनल में बैलेंस कितना बचा भैया, इसका तो 50 यूनिट मेरा आउट हो गया, ये 200 में से 50 यूनिट भी आउट हो गया, मेरे पास फाइनली बचा 150 यूनिट 40 करके, कितने का हुआ, 6,000 का, है ना। फिर भैया 20 तारीख को आपने और 100 यूनिट इशू कर दिया, 20 तारीख को आपने और 100 यूनिट इशू कर दिया, 20 फरवरी 22 को आपने फिर से 100 यूनिट इशू कर दिया। तो 100 यूनिट तो मेरे पास पड़ा है, 40 करके इशू किया होगा 4,000 का। तो आपके पास कितना यूनिट बचा भैया, मेरे पास 50 यूनिट बचा, 40 करके 2,000 रुपए का खत्म। तो आपके पास वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड कितना बचा है, 2,000 का बचा है। कितने का बचा है, 2,000। समझे। फीफो मेथड था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसको पहले आउट करेंगे, बस हम लोग का यही कॉन्सेप्ट बस लेके कर रहे थे। बस एक रजिस्टर टाइप बनाना है, हो जाएगा। बस एक रजिस्टर टाइप बनाना हो कुछ नहीं। ये हो गया। 12 नंबर भी कर ही डालते हैं जब हम लोग आए तो यहाँ पे। थोड़ा कंटिन्यूइंग विद द इलस्ट्रेशन 11 में जो दे के रखा है, आप लोग पता कर लो। अगर कंपनी वेटेड एवरेज बेसिस फॉलो कर रही है, देखो यही दो इंपॉर्टेंट होता है, एक फीफो एक वेटेड एवरेज। लिफो तो एकदम फालतू था, आप लोगों को पता ही चल गया होगा, यही दो इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी वेटेड एवरेज फॉलो कर रही है तो क्या, ठीक है, अगर कंपनी वेटेड एवरेज फॉलो कर रही है, डेटा हमें सेम चाहिए, सेम डेटा से हम लोग अगर कंपनी वेटेड एवरेज फॉलो कर रही है तो, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा करें, इफ कंपनी फॉलो वेटेड एवरेज, रजिस्ट्रेशन 12 ये भी कर लेते हैं। अगर हमारी कंपनी वेटेड एवरेज फॉलो करती है तो क्या, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। डेट, रिसीप्ट्स, इशूज, पेमेंट, बैलेंस। क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इनटू सेम क्वांटिटी, रेट, फिर लिखेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। कौन सा इलस्ट्रेशन, हमारा इलस्ट्रेशन 12 कर रहे थे ना। कंपनी क्या फॉलो कर रही है, वेटेड एवरेज मेथड।
वेटेड एवरेज मेथड। तो भैया ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास कुछ नहीं है। एक एक तारीख को हमने परचेज किया 100 यूनिट 30 करके, 100 यूनिट 30 करके अपने परचेज किया। 100 यूनिट 30 करके कितने तारीख को अपने परचेज किया? 1/1/22 को, 1/1/22 को अपने परचेज किया 3000 का, है ना। 100 यूनिट 30 करके 3000 का हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है। फिर फिर बोला 15 तारीख को आपने 50 यूनिट इशू कर दिया। 15/1/22 को आपने 50 यूनिट इशू कर दिया। 50 यूनिट कितने करके किया होगा? 30 करके किया होगा। 1500 का आपने इशू कर दिया। तो आपके पास कितना बचा? 50 यूनिट। 100 यूनिट था, 50 तो आपने इशू कर दिया, आपके पास 50 यूनिट बचा होगा 30 करके 1500 का। फिर बोला 1 फरवरी को आपने 200 यूनिट 40 करके परचेज किया। 1 फरवरी 22 को आपने 200 यूनिट 40 करके 8000 का परचेस कर लिया। तो अब आपके पास कितना यूनिट बचा? भैया ये 50 यूनिट पहले से तो नहीं, नहीं, सॉरी, हम लोग ये कर रहे हैं वेटेड एवरेज, फीफो थोड़ी कर रहे हैं। तो आप देखो, अब अगर आप परचेस कर रहे हो, अब अगर आप परचेस कर रहे हो क्योंकि आप वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? भैया 50 यूनिट तो हमारे पास था ही, 200 यूनिट मैंने और परचेस कर लिया, टोटल मेरे पास 250 यूनिट है वेटेड एवरेज में। वरना वैसे मेरे तरफ प्लस प्लस करके लिख देते तो वो तो फीफो बन जाता ना। समझ लो वेटेड एवरेज में बस यही तो गेम है कि जब जब आप परचेस करोगे आपको थोड़ा हिस्ट्री मतलब साइलेंट रहो के थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। भैया 50 यूनिट तो मेरे पास पहले से ही था, 200 यूनिट मैंने और परचेस कर लिया, टोटल मेरे पास कितना हो गया? 250 यूनिट। अब बात करते हैं अमाउंट की। भैया 1500 का स्टॉक मेरे पास पहले से था, मैंने और 8000 खर्चा किया, टोटल मेरे पास 9500 का स्टॉक पड़ा है। बस पर यूनिट रेट निकाल लो, 9500 डिवाइडेड बाई 250 कितना हो गया? 9500 डिवाइडेड बाई 250 भैया 38 रुपया करके पर यूनिट हो गया। समझ रहे हो कैसे किया है? वेटेड एवरेज में यही तो गेम है। पहले मेरे पास 50 यूनिट था, 200 यूनिट मैंने और परचेस कर लिया, मेरे पास 250 यूनिट हो गया। अब बात करते हैं अमाउंट की। भैया 1500 रुपया का स्टॉक मेरे पास पहले से था, 8000 का स्टॉक और आ गया, 9500। एक वेटेड एवरेज रेट क्या हो गया? 38 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं भैया 15 तारीख को मैंने 100 यूनिट इशू किया, मैंने 100 यूनिट इशू किया, कितने करके किया होगा? 38 करके, बात ही नहीं है। 3800 तो मेरे पास अब कितना बचा? 150 यूनिट बचा होगा 38 करके, है ना। 250 में से 100 यूनिट चला गया, 150 यूनिट 38 करके 5700 का मेरे पास बचा। फिर भैया फिर 20 तारीख को मैंने 100 यूनिट इशू कर दिया, 20 फरवरी 22 को मैंने 100 यूनिट और इशू कर दिया 38 करके 3800 का। तो अब मेरे पास कितना यूनिट बचा है? सिर्फ 50 यूनिट बचा है 38 रुपया करके, क्योंकि 100 में से और मतलब 150 में से और 100 यूनिट इशू हो गया। इसी में पास 50 यूनिट का बचा है 38 रुपया करके, दैट मीन्स 1900 का। देखो कितने का बचा है? 1900 का। ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज मेथड। समझ आई? ये हमारा कौन सा हो गया? वेटेड एवरेज मेथड। देख लो वेटेड एवरेज मेथड में कितने का बचा है? 1900 का बचा है बस, ठीक है। तो देखा कैसे हम लोगों ने, बेसी टाइम भी नहीं लगा, 5 मिनट में कर लिया। अगर एग्जाम में आप लोग को दिया हुआ रहता है तो आप लोग से आराम से 5 से 10 मिनट में बन जाएगा। एग्जाम में दिया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, 4 से 5 नंबर का आया हुआ है, एकदम मतलब लॉटरी है, बोला तो आए तो सबसे पहले कर, ताकि सबसे पहले आपको फुल में फुल नंबर मिल जाए, बात का झमेला ही नहीं, ठीक है। चलो तब आज हम लोग को मेन, आज हम लोग सीख लिया एनआरबी का क्या था। ये दो सम्स तो भैया इजी था, ये दो सम तो कोई मेन नहीं है। और जो हम लोग मेन में किए ये दो सम्स जो ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना सीखा है, बस आज आज से मेरे लिए आपसे अपेक्षा यही है कि आप लोग ये दो सम्स जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना के किए थे, बस एक बार वो समझो, नहीं समझ में आए इंस्टेंट मुझे मैसेज करके पहले तो डाउट क्लियर कर लो, ठीक है। एक बार वो कर लो। और अब हमारा जो 4-5 सम और बचा जो लेवल का है, तो ये करने से पहले बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक पूरा क्लियर कर लो, ताकि आगे वाला आपको समझ आ जाए। वरना आपको कुछ समझ आएगा नहीं, बेकार में आपका माइंड जंबल होता जाएगा, ठीक है। क्लास छोटा ही रखा हूँ और कोशिश करते हैं एक दो क्लास में हो जाए, ठीक है। ज़्यादा हम लोग टानेंगे नहीं, आराम से हो जाएगा। फिर हम लोग नया चैप्टर अपना डिग्री से चालू करना है, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।